Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा फिर से आप लोगों का आपके अपने चैनल एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 देखेंगे। इससे पहले के जो वीडियो था उसमें हम लोग प्रश्नावली 3.2 को कवर अप कर लिया था। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है इसमें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, पहले हम लोग उसे समझेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का आप डिफिनीशन देख लो पहले एक बार, कि एक चर का मान, चर यानी कि वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो विधि होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब इसी चीज का यूज हम लोग क्वेश्चन में करके समझेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें क्या रखा है पहला क्वेश्चन कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो इसमें ये आपका जो होगा ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा और दूसरे वाला आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा सेकेंड इक्वेशन के रूप में, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू, अगर आपको 14 दे रखा है तो x का मान निकालिएगा तो आपको क्या आएगा 14 माइनस वाई आएगा यहाँ पे, और इसे आप मान लो इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड का देखिए, अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट को चेंज किया है तो जो इक्वेशन प्राप्त होगा आपको, इस चीज का मान आपको इक्वेशन ट्रू में रखना होगा। अगर आपने ट्रू को चेंज किया है तो इस चीज का मान इक्वेशन 1 में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, जो x का मान आया 14 माइनस वाई, इस मान को हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 में फिल करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में आपको क्या दे रखा है, आपको x माइनस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है। जब इसमें वैल्यू आप फिट कीजिएगा तो x का लिए क्या लिखिएगा 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे जो आपका x है इसके लिख दीजिए 14 माइनस का y, और बाद का ये माइनस का y फिर से आपका यहाँ पे रहेगा, और ज्यों कहते हो वापिस 4 का 4। ठीक है, अब इसी चीज को आपको सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, y और y ऐड होके क्या होगा 2y, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 माइनस का 2y इक्वल टू 4। अब ये देखिए, ये 2y को अगर मैं उधर रख दूं तो आपका 2y, और ये 4 को मैं इधर ले आऊं तो 14 माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए, ये 2y इक्वल टू 14 में से 4 गया 10, डैट मीन्स y का मान क्या आएगा 10 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट होके 5 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि y का जो वैल्यू आया वो आपको 5 आ गया। अब y का जो मान 5 आया है इसे आप समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी फिट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 से लेता हूँ, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो x प्लस का जो y होगा, y के लिए आपको क्या है 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए, और 14 लास्ट में क्या आपका आएगा x इक्वल टू 14 माइनस में 5 चला जाएगा, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 14 माइनस 5 क्या होता है 9। तो यहाँ देखिए, y के लिए आपका 5 आ गया और x के लिए आपका 9 आ गया, और दोनों आंसर होगा आपका। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में यही करना पड़ता है कि x के लिए पहले आप x के साथ रख दो, या फिर y का अगर मान निकालो तो y को y के साथ। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जब x था उससे मैंने इंटरचेंज करके सेकेंड वेरिएबल यानी y के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और यही डिफिनीशन में लिख रखा था कि एक चर का मान यानी कि एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल के पद में व्यक्त करना होगा। ठीक है, जिसका मैंने यहाँ पे यूज करके आपको बताया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसे आपको अच्छे समझ। सेकेंड क्वेश्चन में आपका s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6 दे रखा है। तो इसको आप मान लो इक्वेशन 1 और इसे आप मान लो इक्वेशन 2। लेकिन इसी इक्वेशन 2 मानने से पहले इसे जरा सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि आपका s बाई 3 है प्लस में t बाई 2 है, जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको एक फॉर्मली इक्वेशन टाइप में ले आते हैं जिसका जनरल फॉर्म है। यहाँ पे देखिए, आप 3 और 2 का जब एलसीएम लीजिएगा ये आपका आएगा 6। ठीक है, या आपका जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा आपका 2s प्लस में 3t इक्वल टू 6। ठीक है, नेट इंप्लाई यहाँ पे कीजिएगा, ये 6 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s प्लस में 3t, और ये आपका 6 मल्टीप्लाई विद 6, ये आपका यहाँ पे आपका 36 है। अब इससे आप मान लो इक्वेशन 2। ठीक है,
जब इक्वेशन 1 को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है, अब इसका मान यानी s इक्वल टू 3 प्लस टी जो आपका आया, तो s का वैल्यू आप समीकरण 2 में पुट कर दो। लिख दो कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू इसके जगह पे हम रखना है 3 प्लस टी, यहाँ पुट कर दीजिए 3 प्लस का टी और प्लस में फिर से 3t और इक्वल टू आपका 36 है। अब यहाँ पे देखिए, ये आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका 6, ये आपका 2t, इधर आपका 3t और इक्वल टू 36। यहाँ पे 2t और 3t मिलके हो जाएगा आपका 5t, ये आपका 36 और ये 6 जो है इधर आ जाएगा तो माइनस का 6। अब 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 हो जाएगा आपका 30। अब 5 से ये कैंसिल आउट होगा आपका 6 टाइम में, दैट मीन्स t इक्वल टू 6 आ गया। जब t इक्वल टू 6 आ गया तब आप क्या कीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दे रखा आपका s माइनस टी इक्वल टू 3 दे रखा था, तो t का मान तो आपको 6 आ गया, दैट मीन्स s माइनस 6 इक्वल टू 3। तो हमें निकालना है इसका मान, तो 3 माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, दैट मीन्स s इक्वल टू 9। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा आपसे कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3 इक्वल टू 9 दे रखा है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि y इक्वल टू, यहाँ पर इसके लिए लिख सकते हो आप कि y इक्वल टू ये 3 जो है जब आपका इधर आएगा यानी कि 3x माइनस 3 हो जाएगा और ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y, यानी इस पर क्या किए हम लोग, y के वैल्यू को हम लोग इंटरचेंज किए। ठीक है, अब देखिए ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट था, ये इक्वेशन आपका सेकेंड है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 9x का 9x ही रहेगा, माइनस 3 का 3 और y के जगह पे क्या इंप्लीमेंट करना है आपको, 3x माइनस 3 और इक्वल टू 9। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा, ये आपका 9x 3 में जब 3x से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका 9x आ जाएगा और ये आपका फिर से और ये आपका प्लस का 9 और इक्वल टू यहाँ पे 9 बचेगा। यहाँ पे 9x से 9x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 9 इक्वल टू 9 बचेगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि x का जो x वेरिएबल था वो तो आपका हट गया है यानी कैंसिल आउट हो गया है। दैट मीन्स ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखिएगा कि 3/9, 1/3 और 3/9 यानी वापिस भी इसका जो a/a2, b1/b2 और c1/c2 कीजिएगा तो इसका जो है आपका सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जब निकालिएगा तो आपस में इक्वल आएगा और इस कारण से इसका क्या होगा, अनंत हल होगा और x नहीं बचने का कारण भी यहीं पे है, यानी इसका जो हल होगा अनंत हल होगा जो कि हम लोग निकाल नहीं सकते। ठीक है, अनंत हल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल टू 2.3। तो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं कि x का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू 1.3 है यहाँ पे। तो जब 0.2x इक्वल टू 1.3 और जो डेसिमल ए प्लस का जो मान है इधर लाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 0.3y और सिर्फ अगर x का मान निकालो आप तो 1.3 माइनस का 0.3y डिवाइड में आपका 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी मान को यानी x का जो मान आया, अब इस मान को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिट करेंगे समीकरण 2 में।
तो लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या दे रखा है आपका 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो 0.4 का तो 0.4 ही रहेगा और जो x का वैल्यू है यहाँ पे आके पुट हो जाएगा और क्या आएगा 1.3 माइनस में 0.3y डिवाइड में 0.2। ओके, और ये प्लस में 0.5y और इक्वल टू 2. ये 3 जीरो का क्यों रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 0.4 और 0.2 कैंसिल होगा तो ये आपका 2 बार में जाएगा और जब 2 से गुना कीजिएगा यहाँ पे तो ये आपका आने वाला है 1.3 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 2.6 और फिर से वापिस इसमें तो माइनस का 0.6 होगा। ठीक है, और ये प्लस का 0.5 वाई जीरो का क्यों रहेगा और इक्वल टू आपका 2.3। अब क्या करेंगे हम लोग, जो आपको यहाँ पे देखिए 0.6 माइनस का और प्लस का 0.5 है, दैट मीन्स माइनस का 0.1 वाई यहाँ पे बचेगा और इक्वल टू में 2.3 यहाँ का और ये आपका प्लस का जो 2.6 है जब इधर आएगा तो आपका माइनस में 2.6 हो जाएगा। जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस का 0.1 वाई इक्वल टू जब इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस का 0.3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा और जब इसका डेसिमल हटाइएगा नीचे 10, इसका डेसिमल हटाइएगा यहाँ भी नीचे 10, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स y की जगह पे क्या बचेगा आपका 3 बचेगा, यानी y का मान कितना आ गया 3। जब y का मान 3 आया तो आप समीकरण 1 में इसका मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 आपका है यहाँ पे दे रखा 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू 1.3। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 0. यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आप चाहो कि इसमें भी रख सकते हो क्योंकि समीकरण 1 को ही तोड़ के ऐसा लाया हुआ है और हमें x का ही मान चाहिए, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं कि x इक्वल टू 1.3 माइनस का 0.3 गुने y के लिए क्या आया है 3 आया है, तो यहाँ पे आप 3 फीट कर दीजिए और डिवाइड में आपका 0.2 रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं 1.3 का 3 माइनस का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 0.9 आएगा और डिवाइड में 0.2। अब 1.3 में माइनस का 0.9 कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा आपको 0.4 डिवाइड बाय 0.2। ये डेसिमल से डेसिमल खत्म, ये 2 से 4 गया 2 बार में यानी कि 2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान क्या आया आपके लिए 2, तो y का मान 3, आंसर ये जाएगा और x का मान 2, ये दोनों आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसमें है आपका √2x प्लस में √3y इक्वल टू 0 दे रखा है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन सेकंड से ही, तो √3x इक्वल टू ये माइनस का है, जब इस तरफ आएगा तो 0 प्लस हो जाएगा और प्लस होने का मतलब √8y जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, अब जब आप x का मान निकालिएगा तो ये आपका √8y डिवाइड में √3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो x का मान मुझे मिल गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, क्योंकि इसको हम 2 सेकेंड इक्वेशन को तोड़े हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, ये आपका √2x है प्लस में √3y इक्वल टू 0 दे रखा था। x का मान जब इसमें फिट कीजिएगा तो √2 का 2 रहेगा और x के लिए क्या आएगा आपका यहाँ पे आएगा √8y डिवाइड में √3 और प्लस का √3 यहाँ पे 0 का तो है ही इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए जब ऐसा कुछ हुआ तो ये आपका अगर इसमें से आप y को कॉमन लेते हो, y को अगर कॉमन निकाल लीजिएगा, बाहर दोनों में y है, कॉमन निकाल लीजिएगा तो √2 गुने √16 या आपका √8 हो जाएगा आपका √16 डिवाइड में 3
और यहाँ पे आपका √3, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब ये पूरा पार्ट आपका गुना में आ गया। डेट मीन्स अगर y का मान निकालो तो 0 डिवाइड में √16 डिवाइड में √3 और प्लस में √3 चला जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या से आप भाग दो या फिर गुना कर दो तो 0 ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि y का मान क्या आ गया आपके लिए, 0। अगर y का मान 0 है तो y का मान जब वापिस समीकरण 1 के वैल्यू में पुट कीजिएगा या फिर 2 के वैल्यू में पुट कीजिएगा तो आपका x का मान आएगा। तो x इक्वल टू दे रखा है √8y इक्वल डिवाइड में √3, तो यहाँ पे हम लोग फिट कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या लिखिएगा, √8 गुनी y के लिए 0 है, तो यहाँ पे आप 0 फिट कर दीजिए और डिवाइड में √3। जब गुना कीजिएगा √8 में 0 से तो आपका 0 आएगा और डिवाइड में √3 और 0 में फिर √3 से भाग कीजिएगा, ये भी आपका 0 आएगा। दैट मीन्स x का मान क्या आ गया, 0। तो y का मान भी 0 और x का मान भी आपका 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कुछ इस तरह से दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और एक सिंपल वे में इसको पहले इसका जो व्यापक रूप है चिन्ह फॉर्म उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब इसमें कन्वर्ट कीजिएगा तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका दे रखा है 3x डिवाइड में 2 माइनस का 5y डिवाइड में 3 इक्वल टू माइनस में 2, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, भी का घटाव कीजिएगा, तो 2 और 3 का एलसीएम 6, ये गया आपका 9x माइनस में 5 दूनी 10y और इक्वल टू में माइनस का 2, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ये आपका 9x माइनस में 10y इक्वल टू ये 6 दूनी के 12 हो जाएगा माइनस में। आप इसे मान लो समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार जब इसको सॉल्व कीजिएगा कि x बटे 3 प्लस में y बटे 2 इक्वल टू 13/6 को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे आपको आएगा 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, ये आपका 6 आएगा, ऊपर जाएगा आपका 2x और प्लस में 3y इक्वल टू 13/6। 6 से 6 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ये आपका 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13 बचेगा। इसे आप मान लो समीकरण 2, ठीक है। दोनों को हम लोग सिंपल फॉर्म में ले आए। अब क्या करते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग x का मान निकाल के इसमें फीड कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 पे जो सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे 9x इक्वल टू आप आगे लिख सकते हो कि माइनस का 12, ये माइनस का 10y इधर जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा। अब x का मान निकालते हो आप तो माइनस का 12 और प्लस का 10y और डिवाइड में आपका क्या आएगा 9, यानी x का मान जो है मेरे पास ये है। अब यही जो x का मान है हम लोग इसमें फीड करेंगे, तो आपको ये 2 दे रखा है। यहाँ पे x के लिए क्या लिखिएगा, माइनस का 12 प्लस का 10y और डिवाइड में आपका यहाँ पे 9 प्लस में आपका 3y यहाँ पे रहेगा और इक्वल टू 13। यहाँ पे आपका -24 प्लस में आपका 20y और 27y मिलकर हो जाएगा 47y और ये 13 में 9 से जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 117, ठीक है। अब 47y इक्वल टू 117 और ये माइनस का 24 जब उधर जाएगा तो ये आपका प्लस का 24 में बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 47y इक्वल टू जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 141 में जब y से डिवाइड लगाइएगा, y इक्वल टू 141 डिवाइड बाई 47, ये कैंसिल होकर आपका आएगा 3। दैट मीन्स क्या आ गया आपका आंसर, y का मान आया आपका 3, ठीक है। अब ये y का मान जो 3 है, आप जब इक्वेशन फर्स्ट में फिट कीजिएगा x के मान के लिए, तो यहाँ पर रखते हैं कि y का मान रखने पर तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 12 प्लस का 10 गुने y के लिए 3 रखना है तो 3 रख दीजिए यहाँ पे और डिवाइड में आपका 9 है। तो x का मान क्या आएगा, माइनस का 12 और ये प्लस का 30 डिवाइड बाई 9। तो x बराबर क्या आएगा, ये -12 प्लस 30 हो जाएगा आपका 18 बटे 9, यानी कि कैंसिल होकर आपका 2 आएगा। तो x का मान क्या आ गया आपका पास 2, ठीक है। तो x का मान 2 और y का मान 3 आपका आंसर आया, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में है क्या कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण यूं बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 3 का 1 में जो है उसमें कहा कि 2 संख्याएं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, 2 संख्या मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि पहली संख्या, यहाँ पे पहली संख्या मान लेते हैं हम लोग x
पहली संख्या आपका x और दूसरी संख्या मान लेते हैं हम लोग y। अब देखिए क्या कहा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है आपका 26 है। डेट मीन्स अगर x माइनस मैं y कर दूं तो ये क्या होगा आपका 26, और इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आगे पढ़िए कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि पहली संख्या जो आपका x है, x जो है आपका y से ये 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो आप अपोजिट में 3 से गुना कर दीजिएगा, तो क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। इसे मान लीजिए आप समीकरण 2। अब x का जो मान है आपका 3y, x का मान जो 3y है इसको क्या करते हैं हम लोग समीकरण 1 में डाल देते हैं। तो x का मान समीकरण इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, तो जब इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा आप इसका वैल्यू, तो आपके पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए एक तो आपका था x माइनस वाई इक्वल टू 26 था ही। अब क्या किए कि x का मान जो है आप 3y यहाँ पे पुट कर दिए हैं, 3y माइनस का ये वाला y और इक्वल टू में आपका 26 का 26 ज्यों का त्यों रहेगा। अब 3y में से y घटाइएगा, ये आपका 2y आएगा इक्वल टू 26। डेट मीन्स y का मान क्या आ गया आपका 26/2, ये कैंसिल आउट होके 13 बार में जाएगा, तो y का मान आ गया आपका पास 13। यानी y का मान अगर 13 है तो x का मान क्या होगा, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 से लिख देते हैं समीकरण 2 से। तो x इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 3y। डेट मीन्स कि x इक्वल टू 3 और गुने y के जवाब 13 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे 13 पुट कीजिएगा तो 13 या 39, तो x का मान क्या आ जाएगा आपका 39, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है हमें। तो संपूरक कोण क्या होता है कि जब आपका ये स्ट्रेट लाइन होता है और ये आपका एंगल दो भागों में बढ़ता है, तो इन दो भागों को ऐड करके अगर 180 डिग्री आ जाता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। वहीं पे पूरक कोण जो होता है आपका, ये आपका 90 डिग्री के बीच में जब दो एंगल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण। तो हमें क्या कहा है, संपूरक कोण। यानी कोई भी आपका दो एंगल होगा, जैसे मान लेते हैं हम कि ये आपका x डिग्री, ये आपका y डिग्री, तो इन दोनों एंगल को जोड़ने पर हमें क्या पूरा प्राप्त होगा, संपूरक कोण। यानी 180 डिग्री होता है आपका, किसी भी दो एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। तो इसमें कहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो बड़ा कोण है आपका, बड़ा कोण जो है यानी कि बिग एंगल, ये आपका x डिग्री है। वहीं पे छोटा कोण कौन सा होगा, छोटा कोण जो होगा आपका y डिग्री होगा। ठीक है, तो संपूरक कोण अगर कह रखा है यानी कि दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 180 डिग्री। इसे आप मान लेते हैं समीकरण 1। अगर हम यहाँ पे x का मान निकालें तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस का ये y। ठीक है इतना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, कि अगर आपका एक तो आपका ये बड़ा कोण है और ये आपका छोटा वाला कोण है, तो छोटे वाले कोण से ये 18 डिग्री अधिक है। डेट मीन्स अगर मैं इधर 18 डिग्री दे दूं तो ये आपस में क्या करेगा, बराबर हो जाएगा अपना। इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अब 2 का मान जो है समीकरण 1 में फिट करेंगे। यहाँ पे x का मान रखिएगा आप y प्लस, यहाँ पे देखिए कि x का जब वैल्यू समीकरण 1 में रखिएगा तो x का मान क्या आपका y प्लस 18, तो यहाँ पे लिख दीजिए y प्लस में 18 और ये प्लस का y ज्यों का त्यों रहेगा, और इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। अब यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लो, y और y को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा ये 2y और 180 और ये माइनस का 18 इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2y इक्वल टू 180 में से जब आप 18 घटाओगे तो ये आपका आएगा 162। ठीक है, तो y का जब मान निकालिएगा तो 162 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट होकर आपका 81 आ जाएगा। डेट मीन्स y का मान कितना आ गया आपके पास, 81। अब y का मान जब 81 आ चुका है तो समीकरण 2 से चलते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 में क्या आपको दे रखा है कि x इक्वल टू वाई प्लस 18, हम लोग यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में आपको दे रखा था कि x इक्वल टू वाई प्लस
18। तो यहाँ पे जब आप x का मान निकालिएगा तो y का वैल्यू क्या है, आप यहाँ पे 81 रखना पड़ेगा आपको, आप प्लस में 18। डेट मीन्स x का जो मान आएगा आपके पास ये आपका आएगा 9 और ये भी आपका हो जाएगा कितना 9, यानी कि 99 आपका ये हुआ। ठीक है, और यही आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। तो बल्ला और गेंद का जिक्र किया है तो सबसे पहले क्या कीजिए, बल्ला और गेंद को मान लीजिए कुछ। तो बल्ले को मान लेते हैं हम लोग x, बल्ले का मूल्य इक्वल टू x रुपया। ठीक है, और एक जो आपका गेंद है यानी गेंद का मूल्य इक्वल टू y रुपया। ठीक है, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो हमें कितना खरीदना है, 7 बल्ला, तो 7x रुपया हो जाएगा। और 6 गेंद है तो एक गेंद का मूल्य अगर y रुपया है तो 6 गेंद का 6y रुपया, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें देना होता है 3800। ठीक है, इसे आप मान लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 में क्या क्या है कि बाद में उसने क्या किया कि 3 बल्ले खरीदा। तो एक बल्ले का कीमत x रुपया और 3 बल्ला खरीदा यानी कि 3x। फिर से 5 गेंद खरीदा है तो एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य 5y, और दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमें देना पड़ता है 1750 रुपये। तो 1750 रुपये इसको दे दिए। ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब x का इसमें मान निकालते हैं और इसमें फिट करते हैं। तो x का जब इसमें मान निकालिएगा तो 7x इक्वल टू 3800 माइनस का ये हो जाएगा आपका 6y। अब x इक्वल टू क्या होगा, 3800 माइनस का 6y और डिवाइड में आपका चला जाएगा 7। ठीक है, ये वैल्यू आ गया आपका यहाँ पे। अब x का मान समीकरण 2 में पुट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। ठीक है, तो x का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, ये आपका 3, x के लिए आपको रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे 3800 माइनस में 6y और डिवाइड बाई 7, और बाकी का ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब बस कैलकुलेशन बचा, कैलकुलेशन करते जाइए। अब जब इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 से गुना। पहले आपका क्या करना है कि भिन्न का जोड़ कर लीजिए। ये आपका 7 LCM, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 3800 माइनस में 6y और प्लस में ये आपका 7 बचे 35y और इक्वल टू 1750 का 85 रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं नीचे, अब देखते हैं गुना करके, गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका जाएगा, जब इसमें गुना कीजिएगा तो 38 दिया होता है 114, तो आप यहाँ पे 114 लिख दीजिए और डबल शून्य माइनस में 36 18y और ये प्लस का 35 ज्यों का त्यों रहेगा। जब 7 में गुना कीजिएगा 1750 से तो 1750 और गुने 7 आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से यानी कैंची का गुना होता है ये। अब देखिए यहाँ पे जब 18 में 35 को घटाइएगा तो आपके पास आएगा प्लस का 17, तो 17y इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ पे, 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 17 7 19 से और 3 112। ठीक है, यानी कि 12250 माइनस का ये 11 400 इधर आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो सब्ट्रैक्ट कीजिए यहाँ पे, ये आपको आ जाएगा 50 और यहाँ पे आप घटाइएगा, यहाँ पे 1250 होना चाहिए था। ठीक है, तो 12250 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका आएगा 122 में से 114 जाएगा, ये आपका 850 आएगा। और 17 जो गुना में था यहाँ पे ये आपका डिवाइड में चला जाएगा 17। अब दोनों कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 5 और 1 0 यानी 50 बार में। इसका मतलब ये हुआ आपको y का मान कितना आ गया आपका, y का मान आ गया आपका 50। अब y का मान जब 50 समीकरण 1 में रखिएगा यानी x का मान में, तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे फिट करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे कि x इक्वल टू क्या दे रखा था आपको 3800, तो 3800 माइनस में 6 गुने x का y का मान क्या रखना है 50 50 रख दीजिए, डिवाइड में आपका 7 का 7 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कि x इक्वल टू क्या आएगा, ये आपका 3800
माइनस में 50 गुने 6 हो जाएगा आपका 300, 300 और डिवाइड में आपका 7 का 7। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 3800 में से 300 घटाइएगा आपको 3500 आ जाएगा। 3500 डिवाइड बाई 7 यानी 7 बचे 35। डेट मीन्स कि x का जो मान आएगा ये आपको 500 आएगा। ठीक है, तो x का मान 500 और y का मान कितना आया 50 रुपये। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था x के लिए यानी कि बल्ले का मूल्य हो गया आपका 500 रुपये और गेंद का मूल्य हो गया आपको 50 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है आपको 105 रुपये देना पड़ता है। वहीं पे 15 किलोमीटर दूरी के लिए आपको भाड़ा कितना देना पड़ता है, आपको देना पड़ता है 155 रुपये। तो नियत भाड़े तथा प्रति भाड़ा किलोमीटर का जो है उसको बताना है और ये भी बताना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब नियत भाड़ा होता क्या है पहले उसे आप समझ लीजिए। जब किसी ऑटो में आप बैठते हो तो बैठने का चार्ज ऐसे ही जोड़ लेता है, आप जाओ या नहीं जाओ, उसके साथ ट्रैवल करो या नहीं करो, वो क्या करता है बैठने का चार्ज पहले ऐड कर लेता है और उसके बाद जब आप ट्रैवल करते हो तो उसका फिर से किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा ऐड करता है। तो जो नियत भाड़ा होता है क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि नियत भाड़ा जो है हमारा 100 रुपया है। ठीक है, तो नियत किराया कितना हो गया आपका, नियत भाड़ा यह आपका 100 रुपया है। ठीक है, और इसके बदले में जो बात का होता है जब आप ट्रैवल करोगे उसके साथ यानी प्रति किलोमीटर, यानी कि प्रति किलोमीटर का किराया जो होगा ये कुछ अलग होगा, इसे मान लेते हैं हम लोग y रुपया। ठीक है, तो जब आपने उसके ऑटो में बैठा तो आपको 100 रुपया चार्ज कर दिया और जब कुछ ट्रैवल किए तो आपको y रुपया चार्ज किया एक्स्ट्रा में, यानी दोनों को मिला के आपको चार्ज किया पूरी पैसा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे आते हैं कि 10 किलोमीटर दूरी तय किया, तो जैसे उसके ऑटो में बैठा तो क्या हुआ कि मुझसे चार्ज ले लिया, वो अपना 100 रुपया ऐड कर लिया होगा 100 रुपया। अब क्या किया कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो 1 किलोमीटर दूरी के लिए उसने y रुपया हमसे लिया है, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या होगा 10 y रुपया और दोनों को मिला के हमसे कितना पैसा ले लिया, वो 105 रुपया तक ले चुका है। तो प्लस में दोनों को जो मिलाएंगे तो आपको 105 रुपया देना पड़ेगा, यानी इसको मान लो आप समीकरण 1। अब दूसरा हम देखते हैं कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये किराया लेता है। तो फिर से आपको क्या करेगा कि जब उसका ऑटो में बैठेंगे नेक्स्ट टाइम तो आपको 100 रुपया तो लेगा ही लेगा। अब साथ में क्या करेगा, जब 15 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो उसके हिसाब से y रुपये के हिसाब से 15 y रुपया ले लेगा और दोनों को मिला के कितना रुपया लेगा, आपसे लेगा 155 रुपये लेगा इस बार। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 155, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि x का मान निकालते हैं यहाँ से कि x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो कि 105 और ये जो आपका 10y है जब इधर आएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा। अब x का मान जो है हम लोग समीकरण 2 में फिट करते हैं और यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखते हैं यहाँ पे कि x का मान क्या रखेंगे हम लोग 105 माइनस में 10y, तो यहाँ लिखते हैं 105 माइनस का 10y और प्लस में जो आपका ये 15y है ये तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे और इक्वल टू 155 का 155 भी यहाँ पे रहेगा। अब देखते हैं कि 10y में से अगर 15y को घटाइएगा तो आपको 5y आएगा। ठीक है, प्लस का, और 105 आपका इधर है, जब उधर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा 50 आएगा। तो 5 से ये 50 गया, इसका मतलब ये हो गया तो y का मान कितना हो गया आपके पास, y के मान आ गया आपका 10। ये 10 बार में जाएगा आपका टेबल, तो y का मान 10 आ गया। ठीक है, अब y का मान जो 10 आया है अगर हम समीकरण 1 में फिट करेंगे यहाँ पे तो आपको x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ फिट करते हैं कि x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 105 माइनस में 10 गुने y के लिए क्या है 10, तो यहाँ पे 10 फिट कर देते हैं। अब देखते हैं कि x इक्वल टू 105 माइनस में 10 गुने 10 कितना हो गया 100 हो गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि x का मान कितना आ गया 5 रुपये। तो x क्या चीज़ माने थे हम लोग, नियत भाड़ा माने थे, तो नियत भाड़ा कितना हुआ आपका 5 रुपये और प्रति किलोमीटर का जो किराया है उसको माने थे y रुपये, यानी 10 रुपये प्रति किलोमीटर का हिसाब वो मुझसे ले रहा है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा तब वो कितना पैसा चार्ज करेगा। ठीक है, तो जब 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा उसको तो क्या करेगा कि बैठते ही उसको 100 रुपया ले लेगा, यानी 100 रुपया उसको किराया नियत भाड़ा जो उसका है देना पड़ेगा। अब 25 किलोमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपया है, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 y रुपया और दोनों के जोड़ को फाइनल भाड़ा लेगा। तो x का मान मुझे आ चुका है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हम लोग 5
रख देंगे। आप प्लस में 25 का 25 और गुने वाई के लिए कितना है 10 रुपये प्रति किलोमीटर का है तो 10 रुपया ये, तो 5 रुपया वो जो उसका नियत किराया है 100 और 25 किलोमीटर के लिए 25 दाएँ 250 और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो मुझसे फाइनली कितना रुपया लेगा, तो 255 रुपया उसने मुझे फाइनली देना होगा। ठीक है, और यही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह जो है आपका 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। तो आपको भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न क्या होता है आपका, भिन्न जो होता है आपको अंश और हर के रूप में, भिन्न इक्वल टू क्या होता है अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं कि अंश को मान लेते हैं x, अंश को अगर मानते हैं हम लोग x तो हर को मान लेते हैं हम लोग y। अब क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर हर भिन्न के अंश एवं हर, अंश और हर दोनों में क्या करना है 2 को ऐड करना है। तो यहाँ लिखते हैं कि x में भी क्या करते हैं, अंश में भी क्या करते हैं आपको 2 जोड़ देते हैं और आपका डिनोमिनेटर पार्ट है यानी हर पार्ट है उसमें भी क्या करते हैं 2 को हम जोड़ देते हैं। ये जोड़ने के बाद कितना हमें देता है, हमें देता है 9/11। तो लिखते हैं 9/11। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं क्रॉस गुना करते हैं तो ये आपका 11y यहाँ पे 11x यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 11 दूनी 22 इक्वल टू 9y यहाँ पे और ये आपका 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखते हैं दोनों को एक तरफ लाते हैं और x का मान निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा 11x माइनस का 9y इधर ले आते हैं तो माइनस का 9y, 18 का 18 यहीं पे रहेगा, ये प्लस का जो 22 है इस तरफ आएगा तो आपका माइनस का 22 हो जाएगा। अब 11x माइनस में 9y इक्वल टू 18 में से 22 गया तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, इसे आप यहीं पे स्टॉप करो थोड़ा देर के लिए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका आगे का स्टेप पढ़ते हैं कि यदि अंश और हर दोनों में क्या करते हैं 3 जोड़ते हैं। तो फिर से क्या करते हैं कि आपका अंश पार्ट है x, इसमें भी आप 3 जोड़ दो और हर पार्ट है आपका y, इसमें भी आप 3 जोड़ दिए। तो दोनों में 3 जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होता है, ये आपको 5/6 देता है यानी 5/6 आपको प्राप्त होता है। अब इसको भी क्रॉस गुना करते हैं, ये आपका हो जाएगा 6x प्लस में 18 5y प्लस में 5×3=15। ठीक है, अब जो वेरिएबल पार्ट है उसको एक तरफ ले आते हैं तो ये आपका 6x माइनस में 5y इक्वल टू कांस्टेंट पार्ट को एक तरफ तो 15 और कांस्टेंट पार्ट आपका 18 है, ये भी आपका माइनस में 18 इधर आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये आपका 6x माइनस में 5y इक्वल टू 15 में से 18 गया आपका -3 बचा। इसे आप मान लो समीकरण 2 और इसे मान लो आप समीकरण 1। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हमें प्रतिस्थापन विधि फिर से लगाना है। तो प्रतिस्थापन विधि हम फिर से इसमें ऐड करेंगे। तो पहले क्या करेंगे कि x का पहले मान निकाल लेते हैं। तो x का जब यहाँ पे मान निकालिएगा तो आपको क्या लिख सकते हो कि 11x इक्वल टू माइनस का 4 और ये आपका माइनस का 9y है, ये आपका प्लस का इधर 9y आ जाएगा। अब अगर आप इसमें x का मान निकालोगे तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस का 4 प्लस का 9y डिवाइड बाई 11, आप इसको लिख सकते हो। अब x का जो मान है हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 का 6 रहेगा और x के लिए क्या रखिएगा माइनस का 4 प्लस का 9y डिवाइड में आपका 11 माइनस का 5y और इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब दोनों को गुना करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ये आपका होगा 6 का 24 माइनस का 24 लिख लीजिए यहाँ पे, आपका 9 का 54 y और डिवाइड में आपका 11 माइनस का 5y और इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब एलसीएम निकालिएगा तो आपका एलसीएम कितना आएगा 11 आएगा, ऊपर आपका माइनस का 24 प्लस का 54y और माइनस का 11×5 ये 55 हो जाएगा यहाँ पे, 11×5 55y और ये आपका माइनस का 3 ज्यों का त्यों रहेगा यहाँ पे। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए पहले 54y और माइनस का 55y ये आपका आ जाएगा माइनस का y और ये माइनस का 24 यहाँ पे और इक्वल टू आपका ये आएगा 11 और गुने 3 कीजिएगा तो 33 और माइनस का 33 हो जाएगा ये। अब y का मान निकालिएगा आप तो y माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 33 और ये प्लस का यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 33 और प्लस का 24 कितना हो जाएगा, ये आपका 9 आएगा। माइनस का y इक्वल टू माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, डेट मीन्स y इक्वल टू क्या आएगा आपके पास
y इक्वल टू आपके पास आएगा 9। अब y का मान जब 9 आ गया तो समीकरण 1 में रखेंगे, यानी x का मान निकालने के लिए जब इसमें फीड कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं कि y इक्वल टू 9 रखने पर, तो y इक्वल टू जब 9 रखिएगा यहाँ पे तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 4 प्लस का 9 गुने ये आपका 9 और डिवाइड में 11। तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 4 प्लस का ये 9 नमा 81 और 81। अब देखिए माइनस का 4 प्लस का 81 क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा प्लस का 77। जब 77 आएगा और डिवाइड में आपका 11 है, ये दोनों कैंसिल आउट होगा 7 टाइम्स में। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपके पास 7। ठीक है, अब हमें चाहिए फ्रैक्शन। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है फ्रैक्शन यानी भिन्न का मान पूछा है आपसे। तो भिन्न जब निकालिएगा आप यहाँ पे कि भिन्न इक्वल टू क्या माने थे हम लोग, यानी फ्रैक्शन इक्वल टू क्या माने थे हम लोग, माने थे x बटे y। तो x का मान क्या आया, हमें आया x का मान 7, तो आप यहाँ पे 7 लिख दो, और y का मान क्या है 9 यानी कि 9। तो भिन्न का मान जो होगा यानी कि फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा, फ्रैक्शन जो निकलेगा आपका, ये आपका आएगा 7/9 और यही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उसका वर्तमान आयु क्या होगा उसे बताना है। यहाँ मान लेते हैं हम लोग कि जैकब का जो आयु है वर्तमान में, यानी जैकब का वर्तमान आयु मान लेते हैं हम लोग कि x वर्ष है, x वर्ष। और इसी प्रकार जो उसके पुत्र की आयु यानी जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु जो होगा वो आपका y वर्ष होगा। ठीक है इतना। अब देखिए 5 वर्ष के बाद, पूर्व मतलब होता है बाद, यानी कि वर्तमान से बाद यानी भविष्य के बाद बोल रहा है, यानी भविष्य यानी कि प्लस जुटेगा इसमें। तो अभी क्या है, फिलहाल अभी आपका x वर्ष है और इसके पुत्र की जो आयु है वो आपका y वर्ष है। तो 5 वर्ष के बाद जब बोला है, यानी कि 5 वर्ष के बाद दोनों का उम्र क्या होगा, 5-5 वर्ष का इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब 5-5 वर्ष का इंक्रीमेंट दोनों में हो जाएगा तो क्या बोला है कि 5 वर्ष के बाद उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 5 वर्ष बाद, सॉरी पूर्व मतलब पहले होता है, पूर्व मतलब पहले होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की, बाद वाला कंडीशन यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो जैकब का आयु था x, उसके पुत्र की आयु थी y। 5 वर्ष के बाद यानी दोनों में हमने 5-5 जोड़ दिया। अब क्या हुआ कि पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो अगर ये पिताजी यानी कि जैकब जो अगर 3 गुनी हो जाएगी, तो अगर मैं 3 गुना इधर ही दे दूँ अपोजिट साइड में, तब ये क्या होगा, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना है हमें। तो x + 5 इक्वल टू ये 3y और प्लस में 5 3 15। तो x माइनस का ये 3y इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 15 में से इधर 5 माइनस हो जाएगा। डैट मीन्स x माइनस 3y इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, ये आपका आ गया यहाँ पे 10। ठीक है, इसको भी फिलहाल यहीं पे छोड़ते हैं। अब चलिए सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है आपका पहले। ठीक है, पूर्व का मतलब पहले और पश्चात का मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले। तो 5 वर्ष पूर्व, तो x जैकब, y उसका पुत्र। तो 5 वर्ष पहले कहा है, यानी कि 5 वर्ष दोनों में से हम लोग घटा लेंगे। तो 5 वर्ष इसमें से भी माइनस और 5 वर्ष इसमें से भी माइनस। ठीक है, तो क्या कहा कि 5 वर्ष पहले क्या थी, पुत्र की आयु की 7 गुना थी, यानी ये क्या था, ये जो उसका पिताजी है यानी जैकब जो है 7 गुना था। तो अगर मैं क्या करूं कि 7 से गुना अगर इधर कर दूं अपोजिट साइड, तब तो ये इक्वल हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। तो x - 5 का x - 5 यह आपका 7y और माइनस में 7 बचे 35। तो x ये माइनस का 7y इक्वल टू ये माइनस का 35 और ये जो आपका माइनस का 5 है ये इधर जाएगा तो आपका प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि x - 7y इक्वल टू ये आपका माइनस में 30 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ और लिखते हैं, या तो आपका समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप x का मान निकालोगे तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो,
10 और प्लस का 3y। अब x का जो मान है हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। यहाँ लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान जो हमें आया है अभी, मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए कि x के लिए क्या रखेंगे हम लोग, 10 प्लस में 3y। यहाँ पे लिखते हैं 10 प्लस में 3y x के लिए, और बाकी बात जो है उसको एज इट इज उतार देंगे, यानी माइनस का 7y इक्वल टू माइनस में 30। ठीक है इतना। यानी आपका माइनस में ये 30 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं इसको कि आपका 10 का 10 रहेगा, ये प्लस का 3 और माइनस का 7, ये माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका माइनस का 4y इक्वल टू ये माइनस का 30, और ये आपका प्लस का जो 10 है ये इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30 और माइनस का 10 कितना हो गया, ये माइनस का 40 हो जाएगा। ये 4 से 40 कैंसिल होगा और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम में। डेट मीन्स y का मान कितना आ गया, आपको 10 आ गया। अब y का मान 10 है तो समीकरण 1 में पुट कीजिएगा x की जगह पे, तो यहाँ पे देखिए कि x इक्वल टू क्या होगा, 10 का 10 प्लस में 3 गुने y के लिए कितना 10 पुट कीजिएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, ये 10 प्लस में 10 तिहाई 30। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान कितना आ गया आपका, x का मान आ गया आपका 40। तो x हम किसको माने थे, हम लोगों ने क्या किया था कि x माने थे आपका जैकब का, यानी जैकब का जो उम्र हुआ, जैकब की जो आयु हुई वो कितना हुई, वो हुआ आपका 40 ईयर्स यानी 40 वर्ष। और उसका पुत्र को माने थे हम लोग y, तो पुत्र का कितना हो गया, पुत्र की आयु उसका हो गया आपका 10 वर्ष। ठीक है, और ये फाइनली आपका आंसर आया, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक बने रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।